हेलो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक हो सब? बढ़िया बढ़िया। और कल क्लास नहीं हुई थी, तुम लोग भी आए थे क्या? वो क्या, कल वो डबल का रिजल्ट आया था, तो इस चक्कर में क्या है कि वो रिजल्ट आया, क्या उसका पेपर हुआ था, तो आंसर की हम लोग बनाने लगे उसकी। तो पेपर बहुत टफ आया था। पेपर टफ आया था कि हॉर्टिकल्चर के भी बहुत टफ आए थे। उसमें कौन कौन देखा है तुम्हारे में से? हाँ, तो उसमें क्या है कि पेपर टफ था। और जब भी पेपर टफ होता, अगर पेपर टफ होता है इसका मतलब अच्छी बात होती है। और पेपर इजी होता है, अगर पेपर इजी है और 135 क्वेश्चन हर कोई कर पा रहा है 150 में से, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, अभी पेपर हार्ड था और 150 में से सब लोग कर पा रहे थे 70 80 85, ज्यादा से ज्यादा जिसने तैयारी की उसने। तो ये अगर दोनों में मिला करके है तो ये अच्छा है ना, कि जो पढ़ने वाले कम से कम उनका तो सिलेक्शन होगा। तो ऐसा ही पेपर आया था और ऐसा तुम्हारे भी आएगा, जैसा कि मैं रेगुलर कहता रहता हूँ। तो तुम भी 11वीं 12वीं की किताब प्लीज पढ़ना। 11th 12th की बुक तो एटलीस्ट आप लोगों को पढ़नी है, ताकि थोड़ा और दिमाग मजबूत हो। सही नहीं? हर चीज देखो यहाँ पढ़ाना संभव नहीं हर टीचर के लिए, कोई भी विषय हो चाहे नहीं भाई। जैसे मैं बुआई, माना कि कोई चीज पढ़ना चाह रहे हैं अपन के, किसी भी पौधे के बारे में बुआई पढ़ना चाह रहे हैं, बुआई के बारे में अपन तो यहाँ तो 20 दर पढ़ सकते हैं। अपन वहां हर चीज थोड़ी पढ़ सकते हैं कि इतना यूरिया डालते हैं, इतना डीएपी डालते हैं, इतना एफआईएम डालते हैं। उसमें तो बुआई बुआई में ही कम से कम 7 8 लाइनें लिखी रहती है, किताब में नहीं लिखी रहती। तो जब आप बुआई की 7 8 लाइनें ढंग से पढ़ते हो तो कुछ न कुछ आपके दिमाग में चीजें व्यवस्थित समझ में आती नहीं आती, तो वो और अच्छी बात है। तो आप ऐसे ही पेपर आने लग गए आज का। तो 11वीं 12वीं की किताब पढ़ना, ठीक है? बढ़िया। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था केला। क्या पढ़ा था? हाँ, तो केला पढ़ा था। तो केले के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। केले के पुष्प को बोलते हैं स्पेडिक्स, और स्पेडिक्स होता है ABCD, ये पढ़ा था। हाँ, अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। और हम टॉपिक डाल रहे थे सामान्य जानकारी, तो ऐसे लिखो सामान्य जानकारी। टॉपिक डालो बेटा। लिख लिया था सामान्य जानकारी? तो अब सामान्य जानकारी में आप लोगों को क्या करना है कि एक पॉइंट लिखना है। ये लिखना है कि ये एक बीजपत्री पौधा है, ऐसे मेरे साथ ही लिखना है। ऐसे लिखो, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री को बोलते हैं मोनोकोट। तो केला एक प्रकार का मोनोकोट प्लांट है। दूसरा, ये एक शाकीय पौधा है, इसमें कठोर लकड़ी नहीं पाई जाती है। सो इट इज ए हर्बेसियस इट इज ए हर्बेसियस प्लांट। इसके अलावा ये जो प्लांट है ये एक बहुवर्षीय पौधा है, यानी एक से ज्यादा सीजन इसके जीवन चक्र को पूरा करने में लगती है। बहुवर्षीय को हम लोग कहते हैं पेरेनियल। बहुवर्षीय को कहा जाता है पेरेनियल ऐसे। और एक पॉइंट लिखो इसमें, मोनोकार्पिक एवं मोनोकार्पिक फल। मोनोकार्पिक मोनोकार्पिक फल, ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है। मोनोकार्पिक फल ऐसे फलों को कहते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं। तो केला भी अपनी लाइफ में एक ही बार फल देता है, इसलिए इसको मोनोकार्पिक फल कहते हैं। तो जीवन काल में या जीवन चक्र में एक बार फलन, खाली एक ही बार फल लगते हैं एक पौधे पे, एक बार फलन। तो केले में एक बार फल लगते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं एक बार फलन। जिस पौधे में एक से ज्यादा बार फल लगते हैं उसको पोलीकार्पिक कहते हैं, जिसमें एक बार लगता है उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। तो केला एक मोनोकार्पिक फल। तो एक बीज पत्री है, शाकीय है, बहुवर्षीय है और मोनोकार्पिक है। सही है? ठीक है, फिर चलो आगे। दिवाली की छुट्टियां होंगी 17 तारीख से। 17 तारीख से छुट्टी है, सही है? तो तुम लोग अभी कल परसों तो आओगे कि नहीं आओगे? तुम्हारे बैच में ही ज्यादा संख्या आ रही है, बाकी तो सुबह तो कम आने लग गए। सुबह 3 बैच आते हैं मिक्स में, फिर भी तुम्हारे से कम है वो, कम हो गए। वो घर जाने लगे, या तो वो उठते नहीं है या जो घर चले गए। तुम तो मत जाना, सही है? हाँ बढ़िया, पढ़ने वाले बच्चे, शाबाश। चलो आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
जलवायु नहीं, इसी में रुको रुको, अभी जलवायु नहीं, इसी में एक पॉइंट और लिख लो। एक जगह है जलगांव, जगह है जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र में है जगह, उसको वहां पे बहुत केले होते हैं आजकल, उस जगह पे केले बहुत होते हैं, इसलिए उस जगह को भारत में केले की राजधानी कहते हैं। उस जगह का नाम है बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखो बनाना कैपिटल। अभी आपको जनरल इंफॉर्मेशन में लिखना, ठीक है, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखो बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया। जलगांव महाराष्ट्र को कहते हैं बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके गुड, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या और भी सर 27 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ही नोट्स में से इस तरीके से आए थे, बाकी आउट ऑफ पूछे गए थे, तो वो तो फ्लोरिकल्चर का था ना भाई, आउट ऑफ तो आएंगे ही भाई, आउट ऑफ तो उसमें यूं था। अब आजकल क्या हो गया है, आजकल परीक्षाओं में ये पैटर्न, इसकी मैं कई सालों से मैं खुद भी इसी पैटर्न का इंतजार कर रहा था, यूं समझो। एक्चुअली हो क्या रहा था इतने टाइम तक, हर किसी रट्टू तोते का सरकारी नौकरी लग रहे थे, आरएस भी बन रहे थे, कोई ढंग से रटने में एक्सपर्ट है ना आरएस बन गया, ये ले वो फील्ड में जाने के बाद कुछ नहीं आता उसको। तो रटंत विद्या वाले को दूर करने के लिए अच्छा क्या है, जैसे कोई आरपीएससी का अध्यक्ष है ना, तो आरपीएससी का अध्यक्ष ने, सरकार ने ये बोल रखा है कि किसी एक किताब में से पेपर नहीं आना चाहिए, एक नोट्स में से नहीं आना चाहिए, एक कोचिंग के नोट्स में से नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर रखे हैं, अब हॉर्टिकल्चर के जो प्रश्न आए ना भाई, हॉर्टिकल्चर में 5 क्वेश्चन तो आए हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसका और कोई लेना देना नहीं, सीधे लाइन से लाइन उठा करके पेपर दिया। और 10 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का माना कि 28 क्वेश्चन आए, तो 5 तो हैंडबुक में से आ रखे, 10 इजी थे जो हर कोई कर रहा था। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन और बच रहे थे 13 क्वेश्चन, वो मिक्स टाइप में थे, कोई कहां से आ रखा कोई यहां से, हालांकि उसमें 15 क्वेश्चन काफी इजी थे, तो 15 क्वेश्चन तो हर कोई कर रहा था, लेकिन फिर जो 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो फिक्स नहीं पता था ये आए कहां से, मतलब एक लाइन के जैसे एक कहीं से एक, ऐसा, और ऐसा ही होना चाहिए नहीं, ताकि जो वास्तव में लड़का होशियार है, जिसको नॉलेज हो, वो कुछ कर पाए। आगे लाइन लिखो, इसी सामान्य जानकारी में लिखो स्रोत, बेटा ऐसे लिखो स्रोत। तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट भी कितना होता है, लगभग 27% होता है, ऐसा हमने पहले पढ़ रखा है कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। बस ये सामान्य जानकारी अभी अभी के लिए आपको इतनी ही लिखनी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, लिखो जलवायु, आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। जलवायु, क्लाइमेट, डन यहां तक। जलवायु में लिखो, जलवायु बताओ, तुम खुद बताओ देंगे। उष्ण जलवायु चाहिए, केले की खेती के लिए कैसा चाहिए माहौल, उष्ण को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल, तो ऐसे इजी गोइंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रॉपिकल। और इसकी खेती के लिए जो अच्छा तापमान माना जाता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे लिखो बेटा, खेती हेतु 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी खेती के लिए तापमान चाहिए 20 से 30। फिर मृदा, मृदा में 2 बातें हैं, ऐसी मृदा जिसका पीएच बिल्कुल नॉर्मल हो, 6.5 से 7.5, वो मृदा अच्छी मानी जाती। अम्लीय मृदा में केले की खेती नहीं करनी चाहिए। अगर अम्लीय मृदा में, यहां एक नोट करके मैं लाइन लिखाऊंगा, सुनना अभी, अम्लीय मृदा अगर हुई तो अम्लीय मृदा में केले में एक बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं पनामा विल्ट। क्या कहते हैं, केले की मुख्य बीमारी है। तो अपनी यहां एक लाइन लिखेंगे, आपने मृदा लिखा, मृदा का पीएच नॉर्मल चाहिए, लेकिन एक नोट करके लाइन लिखो, बहुत खास लाइन है, वो एग्जाम में आ सकती, NOTE नोट लिखो। अम्लीय मृदा में केले की खेती करने पर पनामा विल्ट रोग हो जाता या होने की संभावना बढ़ जाती। आपको मृदा में वैसे तो पीएच लिखना है नॉर्मल, नोट करके लाइन लिखनी है, अम्लीय मृदा में केले की खेती करने पर पनामा विल्ट रोग की संभावना बढ़ जाती।
अम्लीय मृदा में केले की खेती करने पर, अम्लीय मृदा में केले की खेती करने पर पनामा विल्ट रोग की संभावना बढ़ जाती। पनामा विल्ट रोग की, ये पनामा विल्ट है, आगे चल करके रोगों में वापस पढ़ेंगे इसको, लेकिन पनामा विल्ट रोग होने की संभावना बढ़ जाती। अम्लीय मृदा में केले की खेती करने पर पनामा विल्ट रोग होने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट है बड़ा विशेष। आप भाई हम उर्वरक और खाद वगैरह तो डालते हैं, तो एक्चुअली ये जो ऐसी क्रॉप है, इसमें अगर हम एनपीके के अनुपात की बात करें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो वो अनुपात चाहिए 1:1:4। मतलब इसको पोटेशियम की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, आप देख रहे हो यहां। तो केले की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। तो प्रश्न कभी आ जाए कि केले में फल निर्माण के लिए सबसे मेन चीज कौन सी है, तो पोटेशियम है। तो इसमें ऐसे लिखो एनपीके, इसकी खेती के लिए एनपीके जो अनुपात रहता है 1:1:4, यानी कि जितने आप नाइट्रोजन डाल रहे हो उससे 4 गुना आपको डालना पड़ेगा पोटेशियम। तो पोटेशियम केला और गाजर की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। एनपीके 1:1:4, ऐसे लिखो 1:1:4। ओके, गुड, बढ़िया। फिर ऐसा करो, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या तुमने प्रवर्धन वाला चैप्टर दोनों बैच ने तो नहीं पढ़ा होगा? तो खाली नाम लिखेंगे प्रवर्धन का, प्रवर्धन के बारे में ज्यादा चर्चा अपन नहीं करेंगे। प्रवर्धन वाला पूरा चैप्टर जिसने नहीं पढ़ रखा उनको सिस्टम से पढ़ाऊंगा, अभी खाली अपन विधि का नाम लिख लेंगे। ठीक है बेटा, गुड। तो टॉपिक डालो प्रवर्धन, चूंकि एक बैच ने प्रवर्धन पढ़ा हुआ है तो प्रवर्धन वाला पूरा टॉपिक ही नया पढ़ लेंगे। तो ऐसे लिखो प्रवर्धन, और इसका व्यवसायिक प्रवर्धन होता है स्वॉर्ड सकर्स, स्वॉर्ड सकर्स, ऐसे लिखो स्वॉर्ड सकर्स। ठीक है, और स्वॉर्ड सकर्स में भी एक अच्छा स्वॉर्ड सकर्स वो माना जाता है जिसका वजन 500 से 750 ग्राम होता है। केले के पौधे के आसपास में जो दूसरे पौधे निकलते हैं छोटे छोटे, जैसे केले का प्लांट है, उस केले के पौधे के पास पास छोटे छोटे दूसरे पौधे निकलते हैं, उनको ही हम सकर्स कहते हैं। उनमें से कुछ सकर्स ऐसे होते हैं जिनकी पतली पतली पत्तियां होती है, तलवार जैसी, तो तलवार को अंग्रेजी में स्वॉर्ड कहते हैं। तो वो छोटी पतली पत्तियों वाले जो सकर्स होते हैं उन्हीं को अपन स्वॉर्ड सकर्स कहते हैं। और एक स्वॉर्ड सकर वो अच्छा रहेगा जिसका लगभग आधे किलो पौन किलो वेट रहता है। तो केले का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे हो रहा है? स्वॉर्ड सकर्स। केले को कितनी दूरी पे लगाते हैं? 2x2 की दूरी पे लगाते हैं। केले को ज्यादा सघन रोपण लगाने से कौन सी दिक्कत होती है? फिंगर टिप, हमने पढ़ा फिंगर टिप। ठीक है, तो बस इतना। अब लिखो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। और भी काम की चीजें हैं, अभी बहुत अच्छी चीजें हमें सीखनी। तो उन्नत किस्में पहले आपको देखना है कि मैं किस पैटर्न में लिख रहा हूं, और इन किस्मों का मैं एडवांस लेवल ही बता रहा हूं। तो अब आप लोग ऐसा करो, देखो उन्नत किस्में। क्या बोर्ड वाला मैटर सबने लिख लिया बेटा? किसके छूट रहा बताओ? केले का प्रवर्धन किससे होता है? कर लोगे? अब ऐसा करो, इसकी उन्नत किस्में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये नेक क्यों नहीं हो रहा? बोर्ड को क्या हो गया? कोई मक्खी बैठी हुई है? मक्खी उड़, ये अभी भी नहीं उड़ रही मक्खी। हैंग हो गया क्या? हैंग हो गया, हैंग। हैंग होता तो ये क्यों चलता फिर बोर्ड? यहाँ तो चल रहा है जुगाड़, देखो ये भी चल गया होगा। अब चल गया, ऐसा है। ये कोई बात नहीं, थोड़ा इलेक्ट्रिक मामला थोड़ा ब्रेक ले लेता कभी कभी। इसकी किस्मों को हमने देखो कितनी अच्छी चीजें बताने वाला हूं अब। इंप्रूव्ड वेराइटीज, ठीक है। तो हम अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वेराइटी। इसकी किस्मों को उनकी आनुवंशिक पहचान के अनुसार अलग अलग जीनोमिक ग्रुप में बांट रखे। तो अपन बीच में लिख रहे हैं जीनोमिक ग्रुप। क्या लिख रहे हैं? पहले 1 मिनट के लिए सुनना आप लोग, फिर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली इसके अंदर अलग अलग जीनोमिक ग्रुप है। केले की किस्मों को हम अलग अलग जीनोमिक ग्रुप के हिसाब से वर्गीकृत कर रहे हैं इस प्रकार से। देखो कैसे। केले की किस्मों का पहला ग्रुप हम मान रहे हैं ट्रिपल ए। कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप है ट्रिपल ए कहते हैं। ट्रिपल ए ग्रुप के अंदर आने वाली किस्में इस तरीके से मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूं, बोलो। ड्वार्फ कैवेंडिश,
ड्वार्फ कैवेंडिस। हाँ, आप लोग, मैं बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुना, फटाफट लिख लूंगा कोई, बोलो ड्वार्फ कैवेंडिस, रोबस्टा, ग्रोस मिचेल, ग्रोस मिचेल या ग्रोस मिचेल, ग्रोस मिचेल भी बोलते हैं, मिचेल भी बोलते हैं, इसकी इंग्लिश हिंदी अलग अलग सिस्टम है। इसके अलावा एक और याद रख लो, ग्रैंड नेने। क्या याद रखोगे? ग्रैंड नेने। ये चारों किस्मों की आनुवंशिक पहचान एक जैसी होती है, इसलिए इनको हमने इस ग्रुप के अंदर रखा ट्रिपल ए। भारत में सर्वाधिक कौन सी किस्म उगाई जाती है? ड्वार्फ कैवेंडिस। तो यहां पर मैंने लिखा है सर्वाधिक उगाई जाने वाली, सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? ड्वार्फ कैवेंडिस। उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित किस्म कौन सी है? ग्रैंड नेने। इस किस्म को उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तक संवर्धन लिख लोगे, उत्तक संवर्धन द्वारा। अब एक चीज और सुन लो, फिर आप लोग बोले इजीली लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जीनोमिक ग्रुप है, उसका नाम है AAB। क्या नाम है? हाँ, इस ग्रुप के अंदर जो किस्में आती हैं वो निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1 बोलो पूवन, पूवन, नेंद्रन या नेंड्रेन, नेंद्रान भी बोलते हैं, नेंड्रन भी बोलते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। और एक वैरायटी इसके अंदर आती है रसथली। क्या आती है? देखो यहां एक चीज इंपॉर्टेंट 12th की बुक के अनुसार, नंबर 1 ये जो किस्म है नेंड्रन, इससे चिप्स बनते हैं। क्या? ये चिप्स हेतु अच्छी मानी जाती है, जबकि सब्जी बनाने के लिए दोनों किस्में अच्छी है, पूवन और नेंड्रन, दोनों सब्जी हेतु। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है देखो, सब्जी हेतु। प्रश्न आएगा कि केले की कौन सी किस्म सब्जी के लिए अच्छी है? तो केले की सब्जी बनती है ना, कच्चे केले की सब्जी, तो उसमें एक तो नेंद्रन है और एक कौन सी है? पूवन। चिप्स के लिए कौन सी है? तो नेंद्रन है। इस तरीके से तीसरा जो जीनोमिक ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं ABB। क्या बोलेंगे उसको? बस, इस ग्रुप के अंदर खाली 2 ही किस्में आती है। एक तो इसमें आती है मंथन। कौन सी आती है? मोंथन भी बोलते हैं इसको, बोलो मोंथन या मंथन। कारपुरावल्ली एक वैरायटी आती है, बोलो कारपुरावल्ली, सबसे मीठी किस्म। कारपुरावल्ली की क्या पहचान है? हाँ, तो ये आपके सामने है, सबसे मीठी। तो इन किस्मों को हम लोग याद करने की अलग अलग तरीके से कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद करनी हो तो ग्रेगर नहीं था, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो मान लो कि वो ग्रेगर जिस व्यक्ति का नाम है वो ड्वार्फ है। बोलने को क्या बोलते हैं? छोटे कद के आदमी को ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक है। चोरी करने को बोलते हैं रोबरी। क्या कहते हैं? हाँ, तो अपन ऐसे रहते, ग्रेगर ड्वार्फ है फिर भी उसने रोबरी कर ली, ग्रेगर ड्वार्फ है फिर भी उसने रोबरी कर ली। तो ग्रेगर से हम क्या याद रखेंगे? ग्रैंड नेने, और एक वापस ग्रेगर वापस है तो ग्रोस मिचेल, और ड्वार्फ कैवेंडिस और रोबस्टा। तो कहने का मतलब ये ग्रेगर ड्वार्फ है फिर भी उसने क्या कर ली? रोबरी कर ली। बोलो पुणे में रस की थैली, पुणे में रस की थैली, तो पूवन, नेंड्रन, रसथली। इसमें याद बोलो मक्का, मंथन, कारपुरावल्ली। अगर आप याद रखो तो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली याद हो भी जाती है अगर कोई मन लगा के याद करे तो। A और B वाले ग्रुप में कौन सी वैरायटी आती है? देखो AB, तो इसके अंदर एक वैरायटी आती है लेडी फिंगर। क्या नाम है? हाँ, तो एक वैरायटी इंपोर्टेंट है, उसका नाम है हाँ लेडी फिंगर। और एक वैरायटी इसमें आती है जिसको हम लोग कहते हैं कुनन। क्या बोलते हैं? कुनन वैरायटी बच्चों के लिए और मिठाई बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। कुनन वैरायटी की क्या विशेषता है? एक तो ये बेबी फूड, यानी छोटे बच्चों, बेबी मतलब छोटे बच्चे वाले बेबी, बेबी फूड व मिठाई है। तो बेबी फूड के लिए और मिठाई के लिए ये अच्छी वैरायटी मानी जाती है। समझ रहे हो कौन सी वैरायटी? कुनन। एक ग्रुप और बच गया बस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, AAB। AAB इस ग्रुप के अंदर जो वैरायटी आती है उसका नाम है गोल्ड फिंगर। क्या नाम आती है? गोल्ड फिंगर। ऐसे लिख रहा हूं, गोल्ड फिंगर। गोल्ड फिंगर वाली वैरायटी जो है ये आप लोग याद रखने की कोशिश कर लेना, ज्यादा कुछ लोड वाली बात नहीं है। इस गोल्ड फिंगर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, FHIA1। क्या नाम है इसका? हाँ, तो अब एक बार वापस मेरे साथ रिपीट करो, बोलो ट्रिपल A। ग्रेगर ड्वार्फ है फिर भी रोबरी की, बोलो ग्रैंड नेने, ग्रोस मिचेल, ड्वार्फ कैवेंडिस, रोबस्टा। AAB पुणे में रस की थैली, पूवन, नेंड्रन, रसथली। ABB
मक्का, मंथन, कारपुरा वल्ली। और ए बी वाले के अंदर क्या हुआ, लेडी फिंगर और कुनन। और ट्रिपल ए बी के अंदर है गोल्ड फिंगर। जहां पर ये वाला मैटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक त्रिगुणित किस्म है। कैसी है? और ये भी कैसी है? त्रिगुणित। ये भी कैसी है? त्रिगुणित। ये द्विगुणित है। कैसी है? और ये चतुर्गुणित किस्म है। इनको लिखना आपको एक सेकंड के लिए। तो ये छोटी छोटी किस्में, इनमें से सुपरवाइजर लेवल में तो दो चार इंपोर्टेंट है बस। सुपरवाइजर के हिसाब से ड्वार्फ कैवेंडिस, के भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली, ग्रैंड नेने उत्तक संवर्धन वाली, पूवन और नेंड्रन वगैरह है, या कारपुरा वाली सबसे मीठी। बस मेन मेन किस्में ये है। चलें आगे। इसका मतलब ये है कि जल्दी आगे बढ़ना है, तुरंत लिखो। किसी को कोई शब्द नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, मुझे बताना, मैं उसको बता दूंगा। सर मेरा सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर अच्छा है, लेकिन मैंने 27 में से 20 क्वेश्चन सही थे, लेकिन एग्रोनॉमी और पैथोलॉजी में बहुत कठिन है, गलत हो गए। हाँ ऐसा ही तो हुआ है सर। अब ये सारे डब्ल्यू वाले सुपरवाइजर में कंपटीशन बढ़ाएंगे। वो तो पहले ही बढ़ाई रहते, तो सुपरवाइजर में डब्ल्यू में 115 सीट तो है, 125। तो 125 के अलावा वो तो वापस इधर ही आने थे ना, भले ही पेपर टफ आओ चाहे इजी आओ। इजी आता तो सारे डब्ल्यू थोड़ी बनते, बनते तो 125 ही बनते हैं जितने सीट है। नहीं ये कितने दिन की छुट्टी आएगी? छुट्टी आएगी 17 से 26। 17 तारीख से छुट्टी चालू, 26 को छुट्टी खत्म। फिर तुरंत 26 को आ जाना सब वापस। सही नहीं? आप तो इतना बता दो कि आप जो लिखवा रहे हो उसके अलावा कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? मैंने आपको कहा कि 11वीं 12वीं की किताब पढ़नी चाहिए तुम्हें। उससे ज्यादा मैं बता भी दूंगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूं वो तो तुम्हें याद ही नहीं हो रहा भाई। ज्यादा तो एक बार 11वीं 12वीं की किताब आपको, वैसे तो मैं जो बता रहा हूँ वो 11वीं 12वीं किताब में है, ज्यादातर यही है, उसमें से ले रहा हूँ। लेकिन यूं है भी आप भी अपने स्तर पर रीडिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। उससे क्या है कि ये चीजें भी और ज्यादा याद होगी। मैं यहाँ किसमें 11वीं 12वीं किताब से काफी ज्यादा लिखवा रहा हूँ, तो आप 11वीं 12वीं की किताब पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ कि आप फ्री हो तो पढ़ सकते हो। यूं कि सर इतना टाइम नहीं, हमें तो नोट्स पढ़ रहे हैं, जो बड़ी बात है। हाँ तो फिर नोट्स से पढ़ो। सर 11वीं 12वीं की किताब में तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे पढ़नी, तो जा रहे क्या दिमाग खराब कर। सर बेवकूफ है कि नहीं है? मतलब क्या केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है क्या 11वीं 12वीं की? मतलब क्या तुम सुपरवाइजर बन के न्याल करो हैं? केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या लॉजिक बताओ। आगे बढ़े क्या? तुरंत लिखो। मंथन, मंथन लिखो, मंथन। MONTHON या THAN, मंथन। नहीं नहीं वही है, पुअन नेंड्रन बस। मेन दो ही है बस, एक बार इतना ही लिखो। ओके
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, आराम से लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो बस। कोल्ड फिंगर के नीचे FHIA1, FH इसी का अन्य नाम है, FHIA1 कोल्ड फिंगर के कोष्टक में है FHIA1, ये इसका और अन्य नाम है। ये कुछ अफ्रीका टाइप का एक सेंटर है अफ्रीका में, तो कोई फाउंडेशन ऑफ हंड्रस ऐसा कुछ नाम है इसका, उस वहां की स्थानीय लैंग्वेज में ही है। फिर आप लोग इसके आगे लिखो अन्य किस्में, और एक दो किस्में और बता रहा हूं अच्छी वाली। अभी किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो। हाँ, 15-20 सेकंड में लिखो लिखो लिखो। ये जो ट्रिपल ए बी ये जो भी है, ये सब जीनोमिक ग्रुप है, मतलब इनके अंदर लिखाई गई किस्में आनुवंशिक रूप से सेम सेम मिलती हुई है। इसलिए क्या है कि आने वाले समय पे अनुसंधान को आसान बनाने के लिए, जैसे ये 4 किस्में हैं, तो इनका जेनेटिक्स ऐसा है, इनका जेनेटिक्स ऐसा, मतलब इनकी आनुवंशिक संरचना एक सेम सेम है, इसलिए मिलती जुलती है, इसलिए इस एक ग्रुप में रखा हुआ, ताकि आने वाले टाइम पे कोई अनुसंधान होता रहेगा, किस्में तो बढ़ती रहेगी, तो फिर इनकी पहचान कैसे सुनिश्चित हो। यह अभी बताओ किसके छूट रहे हैं, लिखो बेटा, क्या कर रहा, लिखो लिखो, शाबाश। चतुर्गुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, यानी टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। ओके, बताओ अब किसके छूट रहा है। अब कहां से आ रहे हो आप लोग, लेट सेट, नींद अब उड़ गई क्या है भाई। चलो, अब हो गया भैया, तुम्हारा हो गया। अब ऐसा करो, अब एक किस्म लिखो अच्छी वाली, वैरायटी का नाम है को1, एक वैरायटी लिखनी है कोयम्बटूर 1, 2-3 किस्मों के बीच का संग्रहण है ये। ऐसे लिखो, लेडन इंटू म्यूसा बल्बिसियाना, लेडन इंटू म्यूसा बल्बिसियाना, बल्बिसियाना इंटू कदली। ये संकरण जो है आप लोग याद करें, 12वीं की किताब में भी दिया हुआ है, और भी कोशिश करना याद हो जाए तो कोई दिक्कत। 3 किस्मों के बीच का क्रॉस, केले की को1 जो किस्म है वो 3 किस्मों के बीच का संकरण है, लेडन इंटू म्यूसा बल्बिसियाना इंटू कदली। ओके, एक वैरायटी और अच्छी है, न्यू, मतलब वैरायटी तो पुरानी है लेकिन उसकी पहचान है अच्छी वाली। उस वैरायटी का नाम है मट्टी बनाना। ऐसे लिखो, MATTI, किस में मट्टी बनाना। देखो मट्टी बनाना क्यों फेमस है, पहले आपको सुनना पड़ेगा 1 मिनट, तो बात बनेगी, चाहिए। मट्टी बनाना, मट्टी बनाना केले की एक पुरानी ही किस्म है, जो कि कन्याकुमारी साइड में पाई जाती। किधर पाई जाती है, मतलब ये इसका जो ये वहीं की इंडिजिनस, तो ये मट्टी बनाना किस में, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी जगह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। इस कन्याकुमारी तमिलनाडु को
भारत सरकार ने 2023 में इस वैरायटी के लिए जीआई टैग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीआई टैग। जीआई टैग को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ? भौगोलिक संकेत। इसके बारे में पहले कभी बात हुई अपनी? कोई बात नहीं, आगे हो जाएगी। इसको अपन कहते हैं जियोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिकल। कैसे ज्योग्राफी कैसे लिखते हैं? मेरे को सही तो लिखना था। ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन सही लिखा मैंने? ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफी बोलते हैं ना, ज्योग्राफी बोलते हैं तुम लोग ज्योग्राफी बोलते। मैं जो रोज लिखता हूं इसको मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सुन लो एक बार बस। मतलब अगर कोई भी किस्म किसी क्षेत्र विशेष की फेमस है, उसको भारत सरकार पहचान देती, भारत सरकार उसकी मार्केटिंग या उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए पहचान देती, उसको हम लोग बोलते हैं जीआई टैग। मतलब कि ये जो मट्टी बनाना है, इसमें कुछ ऐसी खासियत है कि इसको आगे बढ़ावा देना जरूरी, नहीं तो आने वाले टाइम पे ये जो है इतनी शानदार किस्म है, ये और विलुप्त हो सकती। तो इस किस्म में ऐसा क्या है, तो आगे आप लोगों को इस किस्म की विशेषता लिखनी। तो मैं यहाँ पे इसकी विशेषताएं जो है बोल के लिखाऊंगा कि इस किस्म में ऐसा क्या है जिसके लिए भारत सरकार ने इसको क्या दिया है? जीआई टैग। भारत सरकार का मतलब जीआई टैग कौन दे रहा है? तो जीआई टैग देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन देता है इसको? मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब मैं इसकी मतलब इसके बारे में बता रहा हूं, जो ध्यान से सुन लेना, ठीक है? एक बार सुन लो बस। मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग या फिर भौगोलिक संकेत भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाली एक पहचान है, एक आइडेंटिटी। यह किसी क्षेत्र विशेष को किसी वस्तु विशेष के प्रसिद्ध होने के लिए दिया जाता है, ताकि उसकी मार्केटिंग बढ़े, उसका प्रमाणीकरण हो, लोग उस वैरायटी को उस क्षेत्र के नाम से जाने। और अगर मट्टी बनाना कहाँ का है कि कन्याकुमारी तमिलनाडु का। तो इस वैरायटी में ऐसा क्या है मट्टी बनाना के अंदर कि इसको इतनी पहचान देने की कोशिश कर रही सरकार? तो इसमें है कि इंसानों के उंगलियों से थोड़े बड़े आकार के फल होते हैं। दूसरा, शहद जैसी सुगंध आती, मतलब मीठी सुगंध आती है, शहद जैसा स्वाद, मतलब इसकी स्वीट फ्रेग्रेंस आती है और हनी लाइक टेस्ट। इसके लिए वैरायटी फेमस है। इसलिए भारत सरकार ने कौन से क्षेत्र को जीआई टैग दिया है? कन्याकुमारी को दिया है। तो मैंने आपको कहा, तुम्हारे समझ में आ गई बात? गुड। तो अब ऐसा करो कि मट्टी बनाना इस एरिया को, जो ये वहीं की वैरायटी है, उसी क्षेत्र विशेष में होती है। अभी मैं आपको फोटो भी बता दूंगा ये, ठीक है ना? तो ये है, इसमें जीआई टैग कौन देता है? इसकी विशेष, इस किस्म की विशेषताएं यहां लिखाऊंगा मैं। तुरंत लिखो, त्वरित। बनाना लिखना, बनना लिख दिया ऊपर, बन्ना ये बन्ना लिख दिया, यहाँ बनाना लिखना है। तो मैं पता भी नहीं था, लेकिन वहां बता देता हूं तुम्हें पता था? कुछ नहीं था तुम समझ गया? वही है कि भाई फीलिंग समझ गया बस, है? बन्ना लिख दिया उसकी जगह विशेषता में लिखो बन्ना। तो बन्ना किसको बोलते हैं? ये बन्ना का मतलब कोई दूल्हा। राजपूत लोग तो हर किसी को बन्ना बना ही करता रहता। ऐसे राजपूत लोग होते हैं तो ओ बन्ना बना। बन्ना का मतलब यूं है कि भाई, मतलब किसी को सम्मान भी देते हैं। इसका मतलब एक सम्मान भी है, ये सामने वाले को बना। युवराज को कहते हैं बना जनरली, नहीं? मतलब राजपूत लोग एक दूसरे के संबोधन में और बना, और बना का मतलब जातिवाचक भी है ये, है ना? ये अभी 2023, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो खाली ये याद रखो तो भी बड़ी बात है। विशेषता में पहला पॉइंट लिखो, फलों का आकार इंसानों की उंगलियों से थोड़ा बड़ा। पहला पॉइंट विशेषताओं में, फलों का आकार इंसानों की उंगलियों से थोड़ा बड़ा।
फलों का आकार इंसानों की उंगलियों से थोड़ा बड़ा। ठीक है, मैंने बोला फलों का आकार इंसानों की उंगली से थोड़ा बड़ा। वह, विशेषता में लिखो वह मीठी सुगंध, मीठी सुगंध, मीठी सुगंध एवं शहद जैसा स्वाद। मीठी सुगंध एवं शहद जैसा स्वाद, मीठी सुगंध एवं शहद जैसा स्वाद, उसके लिए फेमस। मीठी सुगंध एवं शहद जैसा स्वाद। चलो आगे बढ़ते हुए, बेटा लिख पा रहे हो आराम से? ये लिख लिया। जी टैग कौन देता है? जी टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। किसी क्षेत्र, जैसे आम के अल्फांसो किस्म के लिए रत्नागिरी एरिया को दे रखा। रत्नागिरी एक क्षेत्र है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिम दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में, गोवा के ऊपर वाला इलाका, तटीय इलाका। गुजरात में की केसर किस्म आम की, उसको जीआई टैग मिला हुआ। दार्जिलिंग में चाय होती है, उसको जीआई टैग। जयपुर में ब्लैक ब्लू पोट्री, कोटा की ब्लैक पोट्री, कुल मिला के किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है, खाने तक सीमित नहीं। कहीं ये मुर्गे मुर्गियां भी हो सकती। कड़कनाथ मुर्गा, जिला झाबुआ मध्य प्रदेश, वो भी वो जीआई टैग दे रखा। कहने का मतलब जीआई टैग का मतलब क्षेत्र विशेष के लिए कोई चीज फेमस है तो उसके लिए। एक दो किस्में और लिखो कंफ्यूजिंग, ऐसे लिखो कंफ्यूजिंग किस्म है। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग में एक लिखो ड्वार्फ मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी, अर्का मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी, अर्का मेजेस्टी, और एक है पूसा मेजेस्टी। ये तीनों कंफ्यूज करने वाले किस्म है। पूसा मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी। ड्वार्फ मेजेस्टी एक केले के किस्म है, अर्का मेजेस्टी एक अंगूर के किस्म है, पूसा मेजेस्टी एक पपीता की किस्म। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग याद रख सकते हैं, वैसे याद रह जाएगी। अर्का का मतलब ऐसे अर्का, ऐसे अंगूर, पूसा पपीता, पापा, सही नहीं? तो ड्वार्फ मेजेस्टी केले की हो गई, और अर्का मेजेस्टी अर्का अंगूर, पूसा पपीता, पैसा इधर, सही नहीं? ऐसे ओके। अब एक टॉपिक डालो, महत्वपूर्ण क्रियाएं। टॉपिक डालो महत्वपूर्ण क्रियाएं, महत्वपूर्ण क्रियाएं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। महत्वपूर्ण क्रिया में 2 मिनट तक मेरे को ध्यान से सुनना है और समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को तुरंत प्रभाव से मैं कहूं उस स्तर पे आपको लिखना है। महत्वपूर्ण क्रियाओं को बोला जाता है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं? कोई ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखो ये है केले का प्लांट, किधर? ये केले का एक पौधा बना लिया हमने, और केले का पौधा हम इसी तरीके से बनाते हैं। ये ले, ये भैया केले का पौधा, ठीक है। अब केले के पौधे में आप यहां देख रहे हो, ये केले का पौधा, ऊपर पत्तियां भी बना लेते हैं ताकि केले वाली प्रॉपर फीलिंग आ जाए। तो ये केले वाली, किसी को खजूर की फीलिंग आए तो बता देना, ठीक है। खजूर की फीलिंग आए तो अंदर ही अंदर मन को अरे नहीं खजूर नहीं केला, खजूर नहीं केला, ऐसे बोल। अब यूं है, जैसे ही केले में लगेंगे फल, ये केले में क्या लग रहे हैं? ये केले में फल लगने की कोशिश हो रही। अब केले में फल लगेंगे तो केला इधर झुक जाएगा, ये तना इधर झुकेगा। तो इसको झुकने के लिए, झुकने से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सहारा देंगे। और ये हमने पहले पढ़ रखा है, केले के तने को सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग कहलाता है। जो नए हैं उनको पता चल जाएगा, बाकी सबको पता है कि केले के तने को सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग। इसमें आपको ज्यादा कुछ भी लिखना भी नहीं पड़ेगा। केले के पौधे के आसपास में बहुत सारे और भी निकले प्लांट, और बहुत सारे सकर्स निकलते हैं, समझ रहे हो क्या?
केले के पौधे के आसपास बहुत सारे सकर्स निकलते हैं, लेकिन जैसे इन फलों को तोड़ोगे तो अपने को कोई एक सकर्स बड़ा करना है, बाकी सारे सकर्स को अपने को क्या करना है, हटाना। तो केले में जितने भी अनावश्यक अवांछित सकर्स हैं, उन सभी सकर्स को हटाना कहलाता है डी सकरिंग। क्या कहलाता है? डी सकरिंग कहलाता है। इसमें अपने को ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं, खाली आधी लाइन लिखनी है लास्ट में। आधी लाइन भी क्या लिखोगे? अवांछित सकर्स को हटाना। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि अवांछित सकर्स को हटाना। क्या लिखा मैंने? मतलब जो सकर्स आपको आवश्यक ही नहीं है उनको हटाना ही पड़ेगा। तो अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? तो आप या तो किसी मतलब उपकरण से हटा दो, मतलब जैसे कोई तीखा वाला जो कोई है खुरपी वगैरह उसे हटा दो, या आप यहाँ 2,4-D डाल सकते हो। आप इसको हटाने के लिए यहाँ पेट्रोल भी डाल सकते हो। यहाँ छोटे छोटे सकर्स है ना, तो उनके पास में या तो पेट्रोल या फिर हम 2,4-D काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? 2,4-D। छोटे छोटे सकर्स जो होते हैं, कहने का मतलब अगर आप छोटे सकर्स को नहीं हटाओगे तो वो पोषक तत्व खींचेंगे, तो ये वाला पौधा आपका कमजोर रहेगा। तो कहने का मतलब अब जैसे ही आपने फल तोड़ लिए, भाई आपने केले के फल तोड़ ली, फल तोड़ने के बाद में आपको किसी एक सकर्स को बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो अगले सीजन में फल कैसे लोगे? तो हमने क्या करा, किसी एक सकर्स को बड़ा करना चालू कर दिया। बाकी सभी सकर्स को हम लोग हटा देंगे, एक या दो सकर्स उसमें रखेंगे। जैसे ही हम फलों को तोड़ेंगे, फलों को तोड़ने के बाद तने को भी यहां से काट देंगे। इस तने को काटने को हम लोग बोलते हैं मेटोकिंग। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, बोलो मेटोकिंग। मेटोकिंग में अपने को खाली इतना सा लिखना है कि तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। फलों को तोड़ने के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटने का कहलाता है मेटोकिंग। तो इस तने को यहां से काट दो और फिर जो है इस एक सकर्स को बड़ा होने दो। इसको यहां से क्यों काटेगी? क्योंकि इस केले के अंदर जो खाद्य पदार्थ रहता है वो धीरे धीरे इस सकर्स को मिलता रहता है, तो ये अपना बाद में सूख जाता है कुछ दिन बाद। केले के पुष्पक्रम में आगे की साइड में क्या होता है? आगे की साइड में इसमें नर फूल आते हैं। यहाँ पे जैसे ही परागण की क्रिया कंप्लीट होती है, हमें आगे से इसके नर कोंपलों को हटाना पड़ता है। उसको हम लोग कहते हैं डी नेवलिंग। क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, डी नेवलिंग। नर कोंपलों को हटाना। तो ये डी नेवलिंग भी एग्जाम में रेगुलर रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नर कोंपलों यानी मेल बर्ड को, नर कोंपलों को हटाना क्या कहलाता है? डी नेवलिंग कहलाता है। अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी फलों को ढकना भी पड़ता है। हम जो है कीटों वगैरह से इनसे बचाने के लिए फलों को ढकते हैं अपन। तो इन फलों को ढकना, फलों को किसी कपड़े से, किसी पॉलिथीन से या इनके पत्तियों से ही केले के फलों को ढक देना कहलाता है रैपिंग। क्या कहलाता है? हाँ बोलो, रैपिंग। कभी कभी इसको कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं? तो फलों को ढकना, फलों को ढकना। अब इसमें से याद आप लोगों को क्या रखना है वो मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूं एक सेकंड के लिए। केले के तने को सहारा देना क्या कहलाता है? अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? तने को निश्चित ऊंचाई से काटना क्या कहलाता है? फलों को ढकना क्या कहलाता है? और आगे से नर कोंपलों को हटाना क्या कहलाता है? तो डी नेवलिंग रेगुलर आता रहता है, पहले एससीएफ के एग्जाम में भी आया। मेटोकिंग रेगुलर एग्जाम के अंदर आता है, अभी जेट के एग्जाम में भी आ गया। डी सकरिंग भी आता है। कभी कभी अच्छा पेपर बनता है तो ये भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं केले में की जाती? तो केले में कौन सी की जाती है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा, और भी आगे क्रियाएं पढ़ेंगे। अब ऐसा करो, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, खाली मेटोकिंग में आप लोगों को लिखना है कि तने को निश्चित ऊंचाई से काटना, जो कि मैं लिख देता हूं। तो आप इसको चालू कर दो। मेटोकिंग में मैं लिख रहा हूं, देख लो आपको ठीक लगे। बस फलों को निश्चित ऊंचाई से काट, नहीं सॉरी, फलों को निश्चित ऊंचाई से मत काटना। हाँ जो, अरे फलों की तुड़ाई के बाद, फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित, तुम लिख लेना, मैं बोलूंगा जो, ठीक है? अब मैं बोलूंगा तुम लिख लेना उसे। मेटोकिंग में आप लोग लिखना कि बाद में लिखना। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नंदू हलवाई है।
भाई केले के प्लांट के पास में, केले के पौधे के पास में छोटे छोटे कई सारे पौधे और उगते हैं जो कि आपने देख रखे होंगे। अब केले के आसपास जो बहुत सारे पौधे निकलते हैं उनको तो हम लोग बोलते हैं सकर्स। अब वो सारे जितने ज्यादा सकर्स वहां पर निकलेंगे इसका मतलब मुख्य पौधा आपका उतना ही कमजोर रहेगा, क्योंकि वो जो छोटे छोटे सकर्स बड़े हो रहे हैं, न्यू इमर्जिंग जितने भी सकर्स, अलग अलग प्रकार के सकर्स होते, कोई शॉर्ट सकर्स है तो कोई उसके अंदर जो है आपका वाटर सकर्स, या और भी कहीं पीपर्स भी होते हैं, जो छोटे छोटे नए और सकर्स होते हैं वो पीपर्स कहलाते हैं। तो हमें क्या करना रहता है कि जैसे ही आपका ये प्लांट जो है ये तो बड़ा हो रहा है प्लांट, तो आसपास में से बाकी अनावश्यक इन सभी सकर्स को हटाने को हम लोग कहेंगे डी सकरिंग। तो डी सकरिंग का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अनवांटेड सकर्स। अब जैसे ही हम फलों को तोड़ते हैं, फलों को तोड़ लिए, केला एक मोनोकार्पिक फल है, मतलब फल एक ही बार लगेंगे जिंदगी में। तो केले के पौधे में फल लगते हैं खाली एक बार। तो फल लगने के बाद में हम लोग इस तने को भी एक निश्चित ऊंचाई से काट देते हैं, उसको कहते हैं मेटोकिंग। और हम जो है एक सकर्स को बड़ा करते हैं, उन बाकी सकर्स थे उनमें बाकी सकर्स को तो हमने हटा दिया, एक सकर्स को रखते हुए बाकी सभी सकर्स को हम लोग हटा रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं डी सकरिंग। ठीक है, ऐसे। मावा क्या भाव है नंदूलाल जी? तुम तो मावा लेना है ना तो उधर आना हमारे गांव साइड। आपको मेटोकिंग में लाइन लिखो पहले, फिर लेना मावा। मेटोकिंग में लिखो फलों की तुड़ाई के बाद, हाँ पहले आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे 30 सेकंड अभी अपने पास। अर्थिंग अब भी और लिख लेंगे, लेकिन अर्थिंग अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं। केले का पौधा अगर गिर जाता है इधर उधर, मतलब अगर अगर आपने यहाँ पे मिट्टी नहीं चढ़ाते हो ना तो केले का पौधा गिर भी जाता है, तो मिट्टी चढ़ाने को अर्थिंग अप कहते हैं, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप क्रिया का मतलब होता है कि तने के आसपास मिट्टी चढ़ाना, तो मिट्टी चढ़ाना, आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी चढ़ाना। और उसमें मेटोकिंग में बाद में लाइन लिख लेना, फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। भीलवाड़ा जिले में अपने है रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा। फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। मेटोकिंग का मतलब क्या हुआ, फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। अभी हमने बहुत काम की चीजें पढ़ी नहीं, फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। बोले और गलती से हुआ, कोई नहीं, आराम से लिखो आप लोग, इसको तो 1 सेकंड में सेव कर लेंगे। अरे तो आराम से लिखना अभी। फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना, मेटोकिंग में लिखना आप। फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। तारीख कितनी बता सकते हो? 14। फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। मेटोकिंग में किस किसने नहीं लिखा अभी तक? मेटोकिंग में हाथ खड़ा करो। मैंने इतनी बार बोला, तुम एक बार लिख भी लेते हैं। फलों की तुड़ाई के बाद तने को निश्चित ऊंचाई से काटना। पेट्रोल और 2,4-D उनके ऊपर डालता है। इनको हटाने के लिए हम पेट्रोल काम में लेते हैं या 2,4-D लेते हैं, या हाथ से हम लोग इसको मैनुअली भी हटा देते। ठीक है, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी भी नहीं। अभी किसी के कोई चीज छूटी थोड़ी बेटा। बढ़िया, शाबाश, अच्छा कर रहा हो, अच्छा पढ़।